हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सिविल सिग्नल। और हम इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज का आज नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम फंडामेंटल राइट से रिलेटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है पॉलिटी का, इसलिए मैं इसके 2 पार्ट लेकर आई हूँ जिसमें टोटल 70 क्वेश्चंस हैं। पहले वाले पार्ट में हमने 32 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आज रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपको ये दोनों ही पार्ट ज़रूर देखने चाहिए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे पॉलिटी आता है, तो इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चंस आपको फंडामेंटल राइट से ज़रूर मिलेंगे। तो ये वाला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा। अपने फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, और उसके अलावा अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है, पार्ट 1 आपको नहीं मिल रहा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट का। अगर वहां पे भी आपको नहीं मिलता है तो आप यूट्यूब पे डायरेक्ट सिविल सिग्नल नाम से मेरा चैनल डालेंगे तो सिविल सिग्नल नाम से आपको चैनल मिल जाएगा, और उसमें आप प्ले लिस्ट में जाके इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू सीरीज को भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा हो गया है। 33rd नंबर के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन 33rd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन राइट एज वेल एज अ फंडामेंटल राइट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ऐसा राइट है जो ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है? तो इसके ऑप्शन है, ए ऑप्शन है राइट टू इंफॉर्मेशन, बी ऑप्शन है राइट टू एजुकेशन, सी ऑप्शन है राइट टू वर्क एंड डी ऑप्शन है राइट टू हाउसिंग, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको टिक करना है, ठीक है। चलिए, इसका सही आंसर है राइट टू एजुकेशन। देखो, हर ह्यूमन का राइट है कि उसको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये इसका ह्यूमन राइट भी है। और हर इंसान, ये हमारे फंडामेंटल राइट में मेंशन किया गया है, इसलिए एक फंडामेंटल राइट भी है। तो राइट टू एजुकेशन जो है वो ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है। हम इस सीरीज में जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ना, वो सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए लिए हैं जिससे आपको चैप्टर पढ़ने के बाद, या आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो आपको आइडिया आ सके कि इस टॉपिक में किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू द सिटीजन्स, ठीक है। कौन से आर्टिकल हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स को प्रोवाइड किया गया, मतलब बेसिकली उन्होंने पूछा है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो कौन से आर्टिकल्स में आते हैं। तो ऑप्शन ए है 12 टू 35, ऑप्शन बी है 112 टू 135, ऑप्शन सी है 212 से लेकर 235, और डी है नन ऑफ दीज, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन, आर्टिकल 12 से 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल्स आते हैं। और कौन से पार्ट में आते हैं? तो पार्ट 3 में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपको डीपीएसपी के आर्टिकल भी पता होना चाहिए, 36 से लेके 51 में आते हैं, ठीक है। पार्ट शेड्यूल्स एंड आर्टिकल्स वाला ऑलरेडी हम लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं, उससे काफी आपको समझ में आएगा कि कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35, which of the following is given the power to implement the fundamental rights by the constitution, ठीक है। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स जो है वो पावर, किसको पावर दी गई है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने की कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका ऑप्शन ए है ऑल कोर्ट्स ऑन इन इंडिया, बी ऑप्शन है द पार्लियामेंट, सी ऑप्शन है प्रेसिडेंट, डी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पार्लियामेंट। देखो, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट्स को इंप्लीमेंट कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दी है। पार्लियामेंट को ही ये पावर दी गई है, स्टेट लेजिस्लेचर को ये पावर नहीं दी गई है। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 35, जो लास्ट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, वहां पर मेंशन है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इंप्लीमेंट कर सकता है फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? नॉट को मेंशन कीजिएगा, नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन ए है राइट टू फ्रीडम, ऑप्शन बी है राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी है राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। तो इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो अब फंडामेंटल राइट नहीं है, वो कौन सा राइट बन चुका है? लीगल राइट बन चुका है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ था? 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था और लीगल राइट बना दिया गया था आर्टिकल 300A के अंदर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 37,
A writ issued by the judiciary inquiring upon the executive to do what it should have done within its stipulated powers is called. ठीक है, एक रिट इशू की जाती है जुडिशरी के द्वारा इंक्वायरी करने के लिए एग्जीक्यूटिव को कि उसको क्या काम करना चाहिए और उसके पास क्या स्टिपुलेटेड पावर्स हैं. ये किस रिट में लिखा गया है, कौन सी रिट है? तो ऑप्शन ए है हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है मेंडामुस, ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी है क्यूरेंटो. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मेंडामुस. मेंडामुस जो है वो एक रिट है जिसमें एग्जीक्यूटिव को या किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर दिया जाता है कि उसके पास जो काम है उसको वो परफॉर्म करे. ठीक है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, अपने काम को करने के लिए ये रिट इशू की जाती है. ठीक है, इसके अलावा दूसरी रिट्स भी देखते हैं. हेवियस कॉर्पस कब लगाई जाती है? जब किसी को इलीगली डिटेन कर दिया जाता है या इलीगली उसको क्या किया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, तब उसको उसकी बॉडी को प्रेजेंट करना या उस इंसान को प्रेजेंट करने के लिए ये रिट इशू की जाती है. प्रोहिबिशन, हायर कोर्ट्स लोअर कोर्ट को प्रोहिबिट करते हैं अगर वो कोई ऐसा केस हैंडल कर रहे हैं जो इनके जुरिस्डिक्शन में नहीं है. क्यूरेंटो किस लिए होती है? किसी की अथॉरिटी को चेक करने के लिए कि वो लीगली किसी प्लेस को ऑक्यूपाई किया है पब्लिक ऑफिस में या फिर कोई चीटिंग करके तो नहीं आया है. तो अथॉरिटी को चेक करने के लिए क्यूरेंटो होती है. तो ये रिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये पांचों रिट, एक और होती है वो भी मैं आपको बता देती हूँ, सर्टियोररी. ठीक है, ये सारी रिट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से पढ़ना है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 38. अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स आर इंक्लूडेड. कौन से हैं जो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में इंक्लूड किए गए? पहला, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, सही है. राइट टू सिख टू वियर द एंड कैरी द कृपान, ये भी सही है. जो सिख लोग होते हैं वो कृपान को कैरी कर सकते हैं. थर्ड नंबर का, राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स, राइट ऑफ द फ्रीडम बॉडीज टू सिक्योर कन्वर्जन ऑफ पीपल टू देयर ओन फेथ. तो 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एक, हाँ सॉरी, थर्ड वाला भी करेक्ट है, राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर द सोशल रिफॉर्म. लेकिन सिक्योर कन्वर्जन के लिए हमारा राइट टू फ्रीडम जो है वो अलाउ नहीं करता है. तो 1, 2 एंड 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. ये यूपी पीसीएस में 2003 में क्वेश्चन आया हुआ था. क्वेश्चन नंबर 39. Which provisions of the fundamental right is directly related to the exploitation of the children? Exploitation of children से related कौन सा fundamental right का आर्टिकल है? ऑप्शन है आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 24. कैसे? देखो, हमारे जो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में उसमें दो राइट्स हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24. 24 जो है वो एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन की बात करता है और आर्टिकल 23 जो है वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करता है. ठीक है, ये दोनों ही राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है. आर्टिकल 17 किसकी बात करता है? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है. और आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम की बात करता है. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, आर्टिकल 24. ठीक है, यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में आया हुआ क्वेश्चन. चलिए, क्वेश्चन नंबर 14. An accused of an offence cannot be compelled to a witness against himself. Which article of Indian Constitution provide for this? ठीक है, एक accused अपने offence में खुद को ही witness हम उसको नहीं बना सकते. ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन किया गया है? ये आर्टिकल है, आर्टिकल ऑप्शन है आर्टिकल 20, ऑप्शन बी है आर्टिकल 21, ऑप्शन सी है आर्टिकल 22 एंड ऑप्शन डी है आर्टिकल 74. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 20, जिसमें हमने कन्विक्टेड फॉर ऑफेंस के लिए बोला है. तो इसमें किसी भी पर्सन को खुद के अगेंस्ट विटनेस नहीं बनाया जा सकता. आर्टिकल 21 जो है वो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात करता है और आर्टिकल 22 जो है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात करता है. ठीक है, आर्टिकल 74 किससे रिलेटेड है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिलेटेड है. ठीक है, यूनियन एग्जीक्यूटिव का आर्टिकल है जिसमें पीएम के अपॉइंटमेंट की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट की बात की गई है. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41. The right to property was removed from the list of fundamental rights and listed in the Constitution of India through which one of the following amendments. ठीक है, जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो किस
उसको फंडामेंटल राइट से रिमूव किया गया है किस अमेंडमेंट के थ्रू? तो ऑप्शन है 42nd अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 44th, ऑप्शन सी है 46 एंड ऑप्शन डी है 47th अमेंडमेंट। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू रिमूव किया गया था 1971 में मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट ने, ठीक है। 42nd गवर्नमेंट कब आया था? ये इमरजेंसी के टाइम पे लगा था 1976 में, ठीक है। तो इसके थ्रू प्रियम्बल को क्या किया गया था? हमारे अमेंड किया गया था फर्स्ट टाइम, ठीक है। और 3 वर्ड्स को ऐड किया गया था, सोशल, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। ये प्रियम्बल वाले क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो उसमें 42nd अमेंडमेंट कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, which of the following articles of Indian Constitution guarantees freedom to press? ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो फ्रीडम टू प्रेस की गारंटी करता है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16, ऑप्शन बी है आर्टिकल 19, ऑप्शन सी है आर्टिकल 22, ऑप्शन डी है आर्टिकल 31। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 19, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, राइट टू एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इज। देखो राइट टू एजुकेशन एक राइट है सारे चिल्ड्रंस के लिए बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये किस में इंक्लूड किया गया है? ऑप्शन ए इंक्लूडेड इन द डीपीएसपी, ऑप्शन बी फंडामेंटल राइट, ऑप्शन सी स्टैट्यूटरी राइट, ऑप्शन डी नन ऑफ दी एवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फंडामेंटल राइट में रखा गया है आरटी मतलब राइट टू एजुकेशन को आर्टिकल 21A के अंदर। पहले ये डीपीएसपी था कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 45 में। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2002 में, और उसमें ही इस डीपीएसपी को क्या बनाया गया है? फंडामेंटल राइट बनाया गया है, ठीक है। चलिए ये इतना आपको याद होना चाहिए। ओके, एक और चीज है आपको याद रखना है, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो थी वो इसी से रिलेटेड है, राइट टू एजुकेशन से। वो भी कब ऐड की गई थी? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड की गई थी आर्टिकल 51A में, ठीक है, और पार्ट 4A में ऐड की गई है। क्लियर? चलिए अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या रिकमेंड किया था और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज उन्होंने स्टार्टिंग में रिकमेंड की थी और कितनी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई थी, और कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, ठीक है। चलिए 45th, consider the following statements about the Right to Information Act 2005 and select one which is not provided for the specially exempted, ठीक है, फॉर और स्पेशली एग्जेम्प्टेड। तो जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का और उसके बारे में स्टेटमेंट्स दिया है, और हमको सिलेक्ट करना है कौन सा जो है वो प्रोवाइडेड नहीं है और जो स्पेशली एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इट इज नॉट एप्लीकेबल इन द स्टेट्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर 45 का। तो अभी तो ये एप्लीकेबल है स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर में, तो ये तो कोई इशू नहीं है। ऑप्शन बी, एन एप्लीकेंट मेकिंग रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन विल हैव टू गिव रीजन फॉर सीकिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो एग्जेम्प्ट किया गया है, ठीक है। जो भी एप्लीकेंट है वो रिक्वेस्ट करता है इन्फॉर्मेशन को, उसको कुछ रीजन देना पड़ता है कि वो इन्फॉर्मेशन को क्यों सीख कर रहे हैं, नहीं तो फिर कोई भी चला जाए राइट टू इन्फॉर्मेशन के थ्रू। हमको तो राइट टू इन्फॉर्मेशन है और हम तो ले सकते हैं आरटीआई, लेकिन आपको एक वैलिड रीजन देना पड़ेगा कि आप इस इन्फॉर्मेशन को क्यों चाहते हैं, नहीं तो कोई गलत काम करने के लिए भी वो इन्फॉर्मेशन निकाल सकता है। इसलिए बी ऑप्शन जो है उसका करेक्ट आंसर है। सी ऑप्शन देख लीजिए, रिमूवल ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है। एवरी इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर और टिल द एज ऑफ 65 ईयर, ये भी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एट प्रेजेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया राइट टू प्रॉपर्टी इज, ठीक है। अभी प्रेजेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो कैसा राइट है? ऑप्शन ए है फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी है लीगल राइट, ऑप्शन सी है मोरल राइट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? लीगल राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी। कौन से आर्टिकल के अंदर आता है लीगल राइट? ये आर्टिकल 300A के अंडर में आता है, ठीक है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको हटाया गया था? तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट में डाल दिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन? कौन सा फंडामेंटल राइट है जो फॉरेन सिटीजन के लिए अवेलेबल नहीं है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन बी है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ऑप्शन सी है राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड बॉडी, ऑप्शन डी है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो राइट है वो एलियंस के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48, which one of the following cannot be suspended or restricted even during the national emergency? क्या है जो नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी सस्पेंड या रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता? ऑप्शन है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑप्शन बी है लाइफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन सी है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी है राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन और दी बिजनेस। देखो, अब इसमें से करेक्ट आंसर तो है बी ऑप्शन, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। अब देखो, इसको चेक भी कर लेते हैं, ये आर्टिकल 21 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 21 को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता और आर्टिकल 22 को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखो, अगर आपको ये नहीं भी पता है तो आप ये पता लगा सकते हो। देखो, जब इमरजेंसी की कंडीशन कब बनती है? वॉर के टाइम पे। तो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, तो रिसाइड करना, जब जहां है वहीं रुक जाते हैं इंसान, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी, तो ये भी बंद हो जाता है क्योंकि वॉर लाइक कंडीशन होती है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। राइट टू कैरी ऑन एनी प्रोफेशन, जब कर्फ्यू वगैरह लगता है तो आप अपना प्रोफेशन या बिजनेस भी कैरी आउट नहीं कर सकते, जैसे कि कोविड में भी हुआ था, इमरजेंसी की कंडीशन लगी थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका राइट कभी भी हमसे नहीं छीना जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट? कौन सी रिट है जो एग्जामिन करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की फंक्शनिंग? तो ऑप्शन ए क्वेरेंटो, ऑप्शन बी मैंडामुस, ऑप्शन सी सर्टियोररी, ऑप्शन सी डी हेबियस कॉर्पस। तो इसमें से कौन सी रिट है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्टियोररी जो है वो एग्जामिन करती है सबऑर्डिनेट कोर्ट की फंक्शंस को, और अगर वो ज्यूरिसडिक्शन से बाहर काम कर रहा है तो उसको प्रोहिबिट भी करने का काम करती है सर्टियोररी। ठीक है, अब मैंने बहुत बार रिवाइज कर दिया है, क्वेरेंटो क्या है, मेंडामुस क्या है, हेबियस कॉर्पस क्या है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए क्वेरेंटो क्या करता है, मेंडामुस क्या करता है, हेबियस कॉर्पस क्या करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? आपको रिवाइज होगा, आपका रिवाइज होगा, और आप लिखेंगे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे ना, तो काफी चीजें आपको ज्यादा टाइम तक रिटेन रहेंगे आपके माइंड में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, which one of the following subject comes under the common jurisdiction of the Supreme Court and the High Court? इनमें से कौन सा सब्जेक्ट है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के जुरिस्डिक्शन में आता है? तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए म्यूचुअल डिस्प्यूट अमंग दी स्टेट्स, ये तो नहीं आता। ऑप्शन बी डिस्प्यूट बिटवीन दी सेंटर एंड स्टेट, ये तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में आता है। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर क्या कर सकता है? रिट इश्यू कर सकता है। वैसे हाई कोर्ट जो है आर्टिकल 226 के अंदर रिट इशू कर सकता है फंडामेंटल राइट के वायलेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 51, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल 21A प्रोवाइडिंग राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा अमेंडमेंट था जिसके थ्रू आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन को इंसर्ट किया गया था? ऑप्शन ए है 86th अमेंडमेंट, ऑप्शन बी है 87th अमेंडमेंट, ऑप्शन सी है 88th अमेंडमेंट, ऑप्शन डी है 89th अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए 86th अमेंडमेंट 2002। ठीक है, इसके थ्रू जो है वो आर्टिकल 21 को ऐड किया गया था 6 to 14 ईयर्स के बच्चों के एजुकेशन को कंपलसरी करने के लिए। ये पहले डीपीएसपी का राइट था आर्टिकल 45 के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इस सेम 11th फंडामेंटल ड्यूटी भी ऐड की गई थी कि हर सिटीजन की ड्यूटी है कि वो 6 to 14 ईयर्स के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 52,
Which part of the Indian Constitution has been described as the soul of the Constitution? Indian Constitution का कौन सा पार्ट है जिसको हम soul of the Constitution बोलते हैं? ऑप्शन ए फंडामेंटल राइट, ऑप्शन बी डीपीएसपी, ऑप्शन सी प्रियम्बल, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल 32 जो है उसको हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 ही है जो एम्पावर करता है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाके क्या कर सकते हो? अपील कर सकते हो, या फिर अपने ये जस्टिसेबल बनाता है फंडामेंटल राइट को, और ये ही फंडामेंटल राइट्स की वैलिडिटी डिसाइड करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 सॉरी। राइट टू इक्वालिटी फाइंड्स अ प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। अब राइट टू इक्वालिटी कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक आता है? 1 है आर्टिकल 13, 2 है आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16। तो इसके कोड्स हैं 1 एंड 2, 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4 एंड ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। कैसे? देखो, राइट टू इक्वालिटी जो है वो आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 16 सॉरी 14 से लेके, अरे क्या आर्टिकल 40, एक सेकेंड, आर्टिकल 14 से लेके 18 तक आता है। फिर राइट टू फ्रीडम आता है 19 से 22 तक आता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन आता है 23 एंड 24 में आता है। ठीक है, फिर आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेके 28 तक आता है। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है 29 एंड 30 में आता है। ठीक है, और 31 वाला तो डिलीट कर दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी। एंड 32 जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो पूरे ये फंडामेंटल राइट से ये आपको याद रखना है। तो 14 से 18 वाला जो है वो राइट टू इक्वालिटी में आता है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 54। Which of the following articles of the Indian Constitution guarantees equality of opportunity to all the citizens of India in matters relating to the public employment? कौन से फॉलोइंग आर्टिकल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो गारंटी करता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया? मतलब अपॉर्चुनिटी की गारंटी देते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सारे सिटीजन्स को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के केस में, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन ए आर्टिकल 15, ऑप्शन बी आर्टिकल 16 का क्लॉज 1 एंड 2, ऑप्शन सी आर्टिकल 16 का क्लॉज 3, और ऑप्शन डी आर्टिकल 16, 16, 16। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 एंड 2 में मेंशन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 55। Which one among the following pairs of articles relating to the fundamental rights that cannot be suspended during the enforcement of emergency under the article 359 of the Constitution? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? देखो ऑप्शंस दिए हैं, आर्टिकल 14 एंड 15, ऑप्शन बी है आर्टिकल 16 एंड 17, ऑप्शन सी है आर्टिकल 20 एंड 21, ऑप्शन डी है आर्टिकल 24 एंड 25। तो इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, आर्टिकल 20 एंड 21 जो है इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 56। विच प्रोविजन रिलेटिंग टू द फंडामेंटल राइट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द चिल्ड्रन? कौन सा फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है जो डायरेक्टली एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन से या चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करता है? तो ऑप्शंस हैं आर्टिकल 17, आर्टिकल 19, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इसका करेक्ट ऑप्शन है आर्टिकल 24। और आर्टिकल 23 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग को प्रोहिबिट किया गया है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की बात की गई है। आर्टिकल 19 में फ्रीडम की बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 24 इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको इसमें से करेक्ट बताना है। ऑप्शन ए, द नेहरू रिपोर्ट 1928 had advocated the inclusion of fundamental right in the Constitution of India। जो नेहरू रिपोर्ट है 1928 की, उन्होंने फंडामेंटल के राइट्स के इंक्लूजन की बात की थी। तो हाँ, ये करेक्ट ऑप्शन है। वैसे तो ऑप्शन ए ही करेक्ट है, फिर भी हम सारे ऑप्शंस एक बार पढ़ लेते हैं। ऑप्शन बी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रिफर टू एज फंडामेंटल राइट, नहीं।
अगस्त ऑफ 1940 इंक्लूडेड द फंडामेंटल राइट्स, ये भी गलत है। ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किए थे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाले में। द क्रिप्स मिशन 1942 रिफर टू एज द फंडामेंटल राइट, ये भी गलत है। ठीक है, ये सारे जो एक्ट थे वो अलग चीज के लिए आए थे, इसमें किसी में भी फंडामेंटल राइट की बात नहीं की गई थी। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट। कौन सा रिट है जो इशू किया जाता है अगर कोई केस पेंडिंग है कोर्ट में तो उसको प्रोसीड करने के लिए। तो ऑप्शन है मेंडामुस, ऑप्शन बी है सर्ट्यूररी, ऑप्शन सी है प्रोहिबिशन, ऑप्शन डी है क्विरेंटो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सर्ट्यूररी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें ये प्रोहिबिट नहीं कर रहा है, ये जो केस पेंडिंग है उसको बोल रहा है कि आप उसको प्रोसीड कर दो आगे हायर कोर्ट के लिए। तो ये किसमें होता है? सर्ट्यूररी में। प्रोहिबिट करता है, सिर्फ रोक देता है, तो वो होता है प्रोहिबिशन में। मेंडामुस में क्या होता है? पब्लिक ऑफिशियल को ऑर्डर देता है कि अपनी ड्यूटी परफॉर्म करे। क्यूरेंटो में क्या होता है? पब्लिक ऑफिशियल की लीगैलिटी चेक करता है, अथॉरिटी चेक करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 59, the word Hindus in the article 25 of the constitution of India does not include। ठीक है, जो हिंदू वर्ड है आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, वो किस रिलीजन को इंक्लूड नहीं करता है? ऑप्शन ए बुद्धिस्ट, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी सिख, ऑप्शन डी पारसीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर है डी पारसीज। पारसीज को इंक्लूड नहीं करता है। जैन, बुद्धिस्ट और सिख, ये तीनों ही जो है वो हिंदूज में आते हैं। ठीक है, okay, question number 60, the 44th amendment in the constitution of India removed the following rights from the category of the fundamental rights। ठीक है, 44th अमेंडमेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसने कौन सा राइट जो है उसको फंडामेंटल राइट में से हटा दिया। तो सेम क्वेश्चन सेम, आपको बस ये पता होना चाहिए कि 44th अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी रिलीज किया गया था और उसको कौन से आर्टिकल नंबर में था और उसको लीगल राइट कौन से आर्टिकल में बनाया। बस ये क्वेश्चन, तो इसी पे घूम पर के बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखो एमपीपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है 2008 में। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच, बी ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, सी ऑप्शन है प्रॉपर्टी, डी ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गारंटी। ठीक है, कौन सा राइट है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को गारंटी नहीं करता है? पहला है राइट ऑफ इक्वल होम, ऑप्शन बी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन सी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, ये सारे तो फंडामेंटल राइट है और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटी करते हैं। राइट ऑफ इक्वल होम ये हम गारंटी नहीं करते हैं, ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता है कि सबके पास इक्वल होम होना चाहिए। नहीं तो आज अंबानी और जो भी स्लम एरिया में लोग रह रहे हैं उनके पास एक जैसा घर होता। ठीक है, ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2010 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एम्स टू, पहला सिक्योर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पब्लिक अथॉरिटी, ऑप्शन बी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू पब्लिक वाया पर्सन हु गॉट द इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑन द पब्लिक प्लेसेस, ऑप्शन डी सिक्योर इंफॉर्मेशन बाय पुलिस फ्रॉम द कल्प्रिट। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट का क्या एम है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, सिक्योर एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो पब्लिक अथॉरिटी है उनसे इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, यही राइट टू इंफॉर्मेशन का मेन एम है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा है जो फंडामेंटल राइट नहीं है? ऑप्शन ए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ये तो फंडामेंटल राइट है। ऑप्शन बी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ऑप्शन सी इक्वालिटी बिफोर लॉ, ऑप्शन डी राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क ये एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है? डीपीएसपी है। क्या है? डीपीएसपी है। ठीक है, और इक्वालिटी बिफोर लॉ किस में आता है? आर्टिकल 14 में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 में आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 एंड 24 में आता है। तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कौन से कोर्ट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल है फंडामेंटल राइट के एनफोर्समेंट के लिए? ऑप्शन ए सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी हाई कोर्ट,
ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी डिस्ट्रिक्ट कोड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी। आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंदर, ये दोनों ही जो है वो फंडामेंटल के राइट के एनफोर्समेंट के लिए बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 65, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग राइट टू इंफॉर्मेशन इज नेसेसरी टू इंडिया बिकॉज इट, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया के लिए क्यों नेसेसरी था? तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, ऑप्शन सेकंड है मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर अकाउंटेबल टू द पीपल, ऑप्शन 3 है मेक एडमिनिस्ट्रेशन मोर इनोवेटिव, फोर्थ है मेक्स पीपल अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन मेकिंग। तो फर्स्ट तो सही है, पीपल का पार्टिसिपेशन, दूसरा ज्यादा अकाउंटेबल बनाना, तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन को ज्यादा इनोवेटिव बनाना, चौथा अवेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, ये गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तमिलनाडु पीएससी प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू इक्वालिटी इज ग्रांटेड बाय 5 आर्टिकल्स, दे आर। जो राइट टू इक्वालिटी है वो 5 आर्टिकल्स, कौन से 5 आर्टिकल में मेंशन है? तो ऑप्शन ए है आर्टिकल 13 से 17, ऑप्शन बी 14 से 18, ऑप्शन सी 15 टू 19, ऑप्शन डी आर्टिकल 16 टू 20। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है। 19 से 22 मैंने आपको बताया फ्रीडम है, 23 से 24 क्या है? अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, 25 से 28 क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, 29 टू 30 क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, 31 को डिलीट कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया है? आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, उसके अलावा 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। ठीक है, उसके बाद 33, 34, 35 ये तीन भी राइट है। 33 आर्म्ड फोर्सेस के फंडामेंटल राइट की बात करता है, 34 मार्शल लॉ जब होता है तब क्या रिस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, और 35 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है फंडामेंटल राइट्स को इम्प्लीमेंट करने के। तो ये हमारे सारे आर्टिकल रिवाइज हो गए। अगर आप इन्हीं सारे आर्टिकल्स को एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दोगे ना कि 14 से 18 कौन सा है, 19 से, तो आपके फंडामेंटल राइट बहुत टाइम के लिए आपके माइंड में स्टिक हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 67, which one of the following rights was described by the Dr. B.R. Ambedkar as the heart and soul of the constitution? कौन सा राइट है जिसको बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है? ऑप्शन ए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ऑप्शन बी राइट टू प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी राइट टू इक्वालिटी, ऑप्शन डी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 32, उसी को हमने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला है। किसने? बी आर अम्बेडकर जी ने। ठीक है, चलिए 68 का क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1। ओके, क्वेश्चन नंबर 68 में मैच लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में आर्टिकल्स दिए हैं, लिस्ट 2 में प्रोविजंस दिए हैं। ठीक है, लिस्ट 1 में जो आर्टिकल्स हैं, पहला आर्टिकल देखो, ए बी सी डी वाला ऑप्शन है, तो आपको साइड में ए बी सी डी लिखना है। ए वाला ऑप्शन है 16 वाला, नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन द मैटर ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट। तो आपको पता है ये 16 से रिलेटेड है, तो ए का 1 ऑप्शन इज द करेक्ट। बी आर्टिकल 29, नो सिटीजन सेल बी डिनाइड एडमिनिस्ट्रेशन, देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट वाला है, तो ये भी करेक्ट है। फिर 30 वाला, ऑल दी माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज सेल हैव टू एस्टेब्लिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन है। डी वाला आर्टिकल 31, नो पर्सन सेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी, तो जो आर्टिकल डिलीट कर दिया वो प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? कोड ए 1, 2, 3 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए 69th क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद द लिस्ट 2, सेम क्वेश्चन है। देखो इसमें भी आप ABCD एक बार अपने कन्वीनियंस के लिए लिख लो, तो इससे अपनी कन्वीनियंस के लिए लिख लो तो अच्छा रहता है। ABCD ऑप्शन लिखा। ठीक है, आर्टिकल 14 आपको क्या बताता है? आर्टिकल द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं, तो ये सही ऑप्शन है। आर्टिकल 15 नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। ठीक है, आप कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और रिलीजन के नाम पे किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। 16 जो है वो अपॉर्चुनिटी की बात करता है, तो ये भी सही है। आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी की बात करता है, तो ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन भी करेक्ट है, ए ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज
नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स shall be employed to work in any factory or the mine or engage in any other hazardous employment। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जो बोलता है कोई भी चाइल्ड जो है वो 14 ईयर से कम का है तो उसको किसी भी फैक्ट्री, माइन और हेजार्डस प्लेस पे आप इंगेज नहीं कर सकते हो। तो ये राइट टू एक्सप्लॉइटेशन का है, तो ऑप्शन है आर्टिकल 24, ऑप्शन बी आर्टिकल 45, ऑप्शन सी आर्टिकल 330, ऑप्शन डी आर्टिकल 368। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आर्टिकल 24। आर्टिकल 45 क्या है? डीपीएसपी का आर्टिकल है, ठीक है, जिसमें राइट टू एजुकेशन, जिसके थ्रू राइट टू एजुकेशन बनाया गया है। आर्टिकल 360 अमेंडमेंट की बात बोलता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, अकॉर्डिंग टू द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट 1993 हु अमंग्स द फॉलोइंग कैन बी इट्स चेयरमैन। ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अभी अभी चेंजेस आए, पहले जो था उसके रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते थे वो ही इसके बन सकते थे, लेकिन अभी रिटायर्ड और जो सर्विंग जज हैं सुप्रीम कोर्ट के वो दोनों ही इसके क्या बन सकते हैं? चेयरमैन बन सकते हैं। तो इसलिए इसमें ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसका आप एक बार करंट अफेयर से लिंक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 was enacted in the consonance with the which of the following provisions of the Constitution of India। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट जो है वो किस प्रोविजन से लिया गया है? ऑप्शन 1 राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट कंस्ट्रक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। दूसरा प्रोविजंस ऑफ द ग्रांट्स ऑफ फॉर रेजिंग द लेवल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन इन द शेड्यूल एरिया, इसका कोई लिंक नहीं है। पावर्स एंड द फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा, ये भी गलत है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए ऑप्शन 1 एंड ओनली, ठीक है। तो आज के लिए हमारे फंडामेंटल राइट्स के जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने सब कुछ डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप ये 2 वीडियोस देख लेंगे तो आपके पूरे फंडामेंटल राइट्स जो है वो आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। और इससे आपको आइडिया भी आ गया कि प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हुए थे, तो अब आगे भी उसी टाइप के थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और चैनल को, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में जितनी भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगी उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको तमिलनाडु की क्लास 11 और 12th की हिस्ट्री की समरी देखनी है विथ मैप तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। पॉलिटी की रिवीजन सीरीज देखनी है तो वो भी देख सकते हैं। जो लोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, 19 जून का एग्जाम है, उसके लिए मैंने डेली टारगेट सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम डेली टारगेट सेट करते हैं कि आज हमको इतना करना है, और 30 डेज में हम एमपीपीएससी का पूरा सिलेबस खत्म कैसे करने वाले हैं उसकी एक पूरी सीरीज रन हो रही है, वो भी आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे and good luck for your exam।